देखिए अब अपन देखते हैं जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे उनको। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 91, 3 सही 1/4 प्लस एक्स प्लस 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। इसमें x का मान अपन को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन भिन्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन सभी को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे 4×12, इसका इससे गुणा किया 4×12 और उसमें एक जोड़ दिया तो कितना आया 13/4 प्लस एक्स प्लस 2 का किया तो 4 और 5/2 प्लस 3 6 7/3 बराबर। ऐसे इस सब को गुणा कर लेंगे आपस में। इन सब का ले लेंगे इधर लघुत्तम 12 आ जाएगा। फिर इन सब को इधर सॉल्व कर लेंगे, ये इधर रहेगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे बच गुणा करके आपस में फिर x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें जो x का मान आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है एक बेलनाकार टंकी के आधार की परिधि 88 मीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिए तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि बेलन की जो परिधि होती है ना, आधार की परिधि, वो उसने 88 मीटर दी है। तो अपन को पता है ये होता है बेलन। ठीक है, इसकी जो परिधि होती है वो नीचे वाली ये होती है वृत्ताकार। तो परिधि का सूत्र लगा देंगे इसमें। तो परिधि होती है 2πr दिया है उसने 88। ठीक है, यहाँ से जब पाई का मान रखेंगे इसमें, देखिए 2 × 22/7 गुणा r बराबर 88। तो 22 से ये कट गया 4 बार। ठीक है, इस 2 से ये 2 बार कट गया और 7 का 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे r बराबर आ गया 14। ठीक है, अब देखिए r बराबर 14 आ चुका है अपना। अब वो कह रहा है कि कितने लीटर आ सकता है। तो इसका मतलब हमने इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ पे सिर्फ मान रख देना है इसका। तो 22/7 गुणा r आया अपना 14 गुणा h उसने 1 दिया है। ठीक है, 7 से ये 2 बार गया, इससे इसका गुणा कर देंगे। तो इससे इसका गुणा कर देंगे तो अपना जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 616, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आ जाएगा 616। लेकिन वो कह रहा है कि इसका आयतन, तो अपन को पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो आयतन जो अपना ये आया है वो आया है m³ यानी मीटर क्यूब में। तो इस प्रकार 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 1000 का इसमें कर देंगे गुणा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 616, फिर 000 लगा देंगे, ये लीटर लिख देंगे पीछे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है किसी कोण के पूरक व संपूरक के मध्य अनुपात है वो 2:7 है, तो वह कोण है। देखिए मान लीजिए कोई कोण है x। ठीक है, इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका पूरक कोण होगा 90 - x। ठीक है, अब देखिए इसी कोण की बात हो रही है। इसका संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 - x, क्योंकि पूरक कोण कौन से होते हैं जिनका योग 90 हो, और संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 हो। तो देखिए वो कह रहा है कोई कोण, तो कोई कोण x मान लिया, उसका पूरक कोण ये हो गया, उसी का संपूरक कोण ये हो गया। कह रहा है इन दोनों का अनुपात है इस प्रकार दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए 90 - x बट्टे 180 - x बराबर 2/7 उसने दे रखा है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 54 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है एक वर्ग ABCD में विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं तो AOB है। देखिए ये कोई वर्ग हो गया। ठीक है, ये इसके विकर्ण बना दिए हमने, सॉरी A B C और D। ठीक है, अब वो कह रहा है कि AOB, देखिए AOB ये O बना दिया,
क्योंकि अपन को पता है कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए ओ बी है त्रिभुज ए ओ बी, देखिए ए ओ बी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। ठीक है, और ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये 90 का हो गया, ये आपस में बराबर हो गए, तो देखिए ये बन गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 95, ये कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, जो पीछे वाली संख्या दी हुई है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0016, इसके नीचे देखिए 4 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो 4 0 रख लीजिए। ठीक है, जब ये आप रख लोगे, इसका जब रूट लोगे तो ये आ जाएगा 4/100। ठीक है, 4/100 आ जाएगा, 4/100 आ जाएगा। और जब इसका इसमें भाग दे देंगे 4 में 100 का, तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, अब आपको 0.04 में ही जोड़ना है। देखिए 0.0041, जब इसको आपस में अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.414। ठीक है, ये 0.1414 आ जाएगा, सॉरी देखिए 0.0041, ये तो पहले का हो गया। ठीक है, और ये जो अपना निकल के आया है वो देखिए निकल के आया है अपना, कितना निकल के आया है 0.0041, ये तो पहले से ही है। वो जो अपना निकल के आया है वो आया है 0.04। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 0.441। ठीक है, इसमें भी 0 लग जाएगा ये वाला, क्योंकि 4 अंक है ना। जब इसको देखिए ये इस पर रूट लग रहा है, जब रूट को उठाएंगे तो ये आ जाएगा अपना 4140000। इसका अपन को लेना है अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 21/100। और जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.21। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए संख्या 96 है, संख्या 1 से 20 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए जो 96 है वो 1 से 20 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसका अंतर कितना हो गया, 96 4, तो ये हो गया 24, इसका अंतर हो गया कितने पे, 1 से 20 पे। क्या निकालना है प्रतिशत, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 का इसमें 2 बार भाग गया, इस 0 से ये 0 कट गई, और 2 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 97 नंबर। एक बैग में 3 नीली, 5 हरी और 4 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो हरी न होने की प्रायिकता क्या है। तो आप सबसे पहले इसमें वो गेंद ज्ञात कीजिए जिसमें हरी होने की प्रायिकता हो। तो देखिए टोटल अपनी कितनी गेंदें हैं, 3 और 5 8 और 4, 3 और 5 8, 8 और 4 12 गेंद हो गई। ठीक है, उसमें से हरी कितनी है, देखिए हरी कितनी है, ओनली हरी 5 है। ये क्या है, ये हरी गेंदों की प्रायिकता है। तो वो जो कह रहा है हरी न होने की प्रायिकता है, हरी न होने की प्रायिकता के एवज में अपन क्या करेंगे, इसको 1 में से घटा देंगे। जब इसको 1 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7/12। अब वो देख लीजिए प्रायिकता ना पूछ के आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 58.1/3%। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि जो प्रायिकता होती है उसमें होने और न होने दोनों का योग हमेशा 1 होता है, इसीलिए हमने उसको 1 में से घटा के और प्रायिकता प्राप्त कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 500 रुपये की राशि 5 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 625 रुपये हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से 8000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का देख लीजिए। सबसे पहले अपन को दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PTR/100। तो SI देखिए ये 500 रुपये थे, हो कितने गए 625,
625 हो गई, तो ब्याज कितनी हो गई, इसमें से इसको घटा देंगे तो 125 हो गई ब्याज। मूलधन कितना था, 500 रुपये था। टी टाइम कितना है, 5 वर्ष। आर अपन को निकालनी है, 100 नीचे 100 फार्मूला रख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसका इससे गुणा किया 25, और 25 से जब इस 125 को काटेंगे तो ये आ जाएगा, 25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो अपन को पता चल गया कि जो आर है वो कितनी आ गई, 5%। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, 2 वर्ष का अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या कर लेंगे, मिश्रण निकाल लो। सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो चक्रवृद्धि ब्याज का, CI बराबर क्या करेंगे, मूलधन 1 + R/100 माइनस मूलधन, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, तो इसको रख दो। 8000 1 प्लस ये 5 रख दिया, 100 कर दिया, माइनस 8000 को इसमें से घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, सेम यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC में 198 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि A और B के बीच में अनुपात 2:1 है और B और C के बीच में अनुपात 3:X है। तो X का कौन सा मान संभव होगा यदि सभी को रुपये पूर्णांक में मिले। देखिए A लिख लिया, B और C। देखिए पहले AB को कितने मिले, 2:1, C को कुछ नहीं मिला यहाँ पे, तो आगे बढ़ा के 1 के सामने क्या लिख देंगे, 1 ही लिख देंगे C के नीचे भी। अब देखिए B और C कहाँ है, ये रहे, B और C को कितना मिला है, 3:X। तो देखिए B को मिला है 3 और C को मिला है X, तो 3 के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो A के नीचे क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 का 3 से करेंगे तो 3 और 1 का X से करेंगे तो X। तो यहाँ पे अपना जो नीचे आ गया वो आ गया 6:3:X। अब देखिए इसमें X का मान रखना है, X का मान अपन को ऐसा रखना है कि इन तीनों का योग करने पर वो 198 में डिवाइड हो जाए इससे, क्योंकि इन तीनों का योग ही तो 198 दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन को उठाओ, मान लीजिए हमने X की जगह पे 2 रख दिया, ठीक है, ऑप्शन से उठा गए तो 2 3 कितने हो गए, 5, 5 और 6 कितने हो गए, 6 5 11। देखिए अब 198 में अपन 11 का भाग देंगे तो 11 1 11 कितने बचे, 8, 8 बार दिया तो 18, यानी 11 का भाग पूरी तरीके से इसमें जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, X वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और लाभ प्रतिशत 20 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को पता है X वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए X वस्तुएं लिख ली, विक्रय मूल्य मतलब SP, ये है किसके बराबर है, 42 वस्तुओं के CP के बराबर, यानी क्रय मूल्य के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, CP को SP के नीचे ले आएंगे और इसको इसके नीचे पहुंचा देंगे बज्र गुणांक से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना SP/CP बराबर 42/X, ठीक है। तो SP क्या हो गया 42 रुपये और CP यानी क्रय मूल्य होगा X रुपये। तो अपन लाभ निकाल सकते हैं, लाभ क्या होता है SP माइनस CP यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो गया अपना 42 माइनस X, ये लाभ आ गया, ठीक है। जबकि लाभ अपन को दिया है 20, तो फॉर्मूला लगा देंगे लाभ प्रतिशत का। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, यही तो सूत्र होता है। तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना है 20 बराबर लाभ है कितना अपना 42 माइनस X बट्टे क्रय मूल्य कितना है अपना X गुणा 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 20/100 42 माइनस X/X, इससे इसको काट देंगे 1/5 बार, इनका कर देंगे आपस में वज्र गुणा, तो X बराबर आ जाएगा अपना B यानी 35। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से एक
क्या है, निम्न में से विचार कीजिए। देखिए पहले में देखते हैं, दंड आरेख में दंड की ऊंचाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है, ये बात सही है। दंड आरेख दंड समान चौड़ाई के होते हैं और दो क्रमागत दंडों के बीच दूरी समान होती है, ये भी बात सही है। आय चित्र में समान चौड़ाई वाले दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, नहीं, ये गलत है। रिक्त स्थान नहीं होता, वो कह रहा है रिक्त स्थान नहीं होता, तो ये तो गलत है, हो भी सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है। तो देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी बारंबारता बंटन के किसी भी वर्ग की निम्न सीमा L है तथा इस वर्ग का मध्यमान M है, तो इसकी उच्चतम सीमा क्या है। तो देखिए आपको पता होगा कि मध्यमान होता है वो क्या होता है, उच्चतम सीमा हमको ज्ञात करनी है, x मान ली, माइनस निम्नतम सीमा L दी हुई है बट्टे 2। ठीक है, तो अपन को ये ज्ञात करना है x, तो इसका इससे बज गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2m माइनस L, सॉरी ये होता है, सॉरी मैं ध्यान भूल गया थोड़ा, कि जो वर्ग का मध्यमान होता है m बराबर होता है उच्चतम मान, ठीक है, प्लस निम्नतम मान बट्टे 2, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बज्र गुणा कर देंगे, तो देखिए 2 से m का गुणा कर देंगे तो 2m हो जाएगा। ठीक है, n को इधर लाएंगे, सॉरी निम्नतम मान को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा, निम्नतम मान क्या दे रखा है l, तो l हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्चतम मान। ठीक है, वही हमसे पूछा है, तो उच्चतम मान बराबर हो गया 2m माइनस L, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथ ही है, बट देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। 36 वर्ष से कम आयु के 5200, ये लाख में दिए हुए व्यक्ति हैं, तो 56 से 65 के बीच आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं बता दूं आपको, 36 वर्ष से कम आयु के बच्चे, देखिए व्यक्ति कौन कौन से हैं। देखिए 36 वर्ष से कम देखना है अपन, तो 36 वर्ष के नीचे आ जाएंगे ये वाले। ठीक है, इनका योग कर लेंगे, इनका योग जो आएगा, ठीक है, इनका जो योग आएगा, फिर अपन क्या करेंगे, फिर 56 से और 65 आयु वर्ग के व्यक्तियों को देखेंगे, तो 56 से 65 में कौन कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे। ठीक है, व्यक्ति हैं, यही पूछ रहा है, तो देखिए ये जो आएंगे ना ये, ठीक है, इनको ये जो आएंगे इनको रख देंगे इसके बराबर। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया x आ गया, ठीक है, तो x बराबर ये कर देंगे। ठीक है, अब एक का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 5200 बट्टे x। फिर इसके बाद अपन को ज्ञात क्या करना है, 56 से 65 के बीच में, और 56 से 65 के बीच में 5.12 है, तो इस 5.12 का कर देंगे इसमें गुणा। देखिए ये भी लाख में है और ये भी लाख में है, तो आपको लाख का तो गुणा करना ही नहीं है। ठीक है, कि आप गुणा करने बैठ जाओ, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, गलत नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है, और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए 104, किसी बीजीय व्यंजक को 1 + 2x के भाग देने पर भागफल है वो 2 + 3x + x² एवं शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो बीजीय व्यंजक है। देखिए कुछ नहीं करना, अगर आपको पता हो तो ये फॉर्मूला होता है कि जो भाजक होता है, ठीक है, ये यहाँ होता है, उसको लिखते हैं भाज्य, ये होता है भागफल और ये नीचे आता है शेषफल। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको ये ज्ञात करना है तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का तो अपन करते हैं गुणा। ठीक है, उसमें इस शेषफल को जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, अपना जो भाज्य आ जाता है। तो वो वही पूछ रहा है कि बीजीय व्यंजक क्या होगा, तो अपन को क्या करना है इसमें, ये तो क्या होगा, भाग देने पर ये भागफल आ गया, तो यानी इसका तो करना है गुणा और उसमें 1 को जोड़ देना है, तो अपना क्या आ जाएगा, बीजीय व्यंजक आ जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, किसी भी संस्था में विभिन्न कोर्सों के लिए छात्रों का वितरण है। देखिए अनुपात दिया है पुरुषों का और महिलाओं का। ठीक है,
कुल छात्रों की संख्या इतनी है, ठीक है। अब देखिए पाई ग्राफ दिया है, इंजीनियरिंग वाले इतने, मेडिसिन वाले ये अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में अंतर कितना है। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले छात्र छात्रा ज्ञात करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हैं, 5 और 3 8, 8 कितने के बराबर, 48 के बराबर। तो ये 6 बार कट गया, तो 600 कौन से बच्चे आ गए, ये वे आ गए जो इंजीनियरिंग करते हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। अब क्या पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं की संख्या में कितना अंतर है, अंतर पूछ रहा है, सॉरी अंतर पूछ रहा है। तो अपन ने अभी कितने निकाले, ये जो टोटल छात्र थे इंजीनियरिंग वाले वो तो थे 600, ठीक है। टोटल कितने छात्र थे, 600 थे। उस 600 में भी इंजीनियरिंग करने वाले कितने हैं, 18%, यानी 18/100। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो वो बाद में पूछ रहा है अपन को कि अंतर कितना है। देखिए दोनों में अंतर कितना है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या में अंतर कितना है। तो देखिए अंतर कितना है, मैं आपको बता दूं। देखिए शुरू से सॉल्व करवा दूं मैं आपको कि 5 + 3 यानी 8 बराबर उन्होंने दिया है 4800, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4800/8, यानी यहाँ से आ जाएगा अपना 600, ठीक है। ये तो 600 आ गए टोटल, लेकिन उसमें अंतर कितना है, देखिए 5 और 3 में अंतर होता है 2 का, तो 2 का कर देंगे गुणा। इसका अपन निकाल लेंगे 18%। जब अपन 18% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 से 16 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ठीक क्वेश्चन है। किसी समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 14 सेमी है तथा उसका क्षेत्रफल 245 सेमी। इसकी समांतर भुजाओं का अंतर यदि 11 सेमी है तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको पता होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणा उनके बीच की दूरी। यही तो होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है, इसी को रख देंगे 1/2। देखिए बीच की दूरी दी हुई है 14, समांतर भुजाओं का योग हमें नहीं पता है तो हम x + y मान लेते हैं, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकल आया, ये क्षेत्रफल दिया उन्होंने 245। 2 से इसको काट दिया 7 बार, 7 से इसको काट देंगे, 7 × 21 और 7 × 35, यानी x + y बराबर अपना आ गया 35, ठीक है। और x - y बराबर उन्होंने 11 दिया है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से जो बड़ी भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 23। अगला क्वेश्चन है, देखिए 4a² + b² + 14a - 7b - 4ab + 12 के गुणनखंड क्या होंगे। देखिए अगर इसका कोई गुणनखंड होगा तो आप ध्यान में रखिए उस गुणनखंड का 0 मान जो प्राप्त होगा ना, अगर उसको इस गुणनखंड में रख देंगे तो उसका भी मान 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं, मैं 4th नंबर ऑप्शन को उठा लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं a बराबर 1 रख दूँ, ठीक है, a बराबर 1 रख दूँ और b बराबर मैंने रख दिया इसमें 5, ठीक है, b बराबर 5 रख दिया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा देखिए वो आ जाएगा 2 × 1 - 5 + 3। यही टोटल मिला के अगर अपन देखें तो ये 5 और 3 माइनस, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो आपस में 0 आ गए। अगर यहाँ पे इसका मान 0 हो रहा है, यही मान रखने पे a बराबर 1 और b बराबर 5 रखने पर, तो इसी मान को अगर इसमें रख देंगे, इसका मान भी 0 होना चाहिए, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो ऐसा करके देखेंगे तो इसका ये गुणनखंड निकल आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में से कौन सा कोण समभुज का कोण नहीं है। समभुज की बात हो रही है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए ये सभी अंतःकोणों के मान दिए हुए हैं, अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण दोनों कितना योग होता है, यानी अंतःकोण x मान लें और बाह्य कोण y मान लें तो दोनों का योग 180 होता है। ये सभी दिए हुए हैं अंतःकोण, इनमें से अपन को निकालना है बाह्य कोण, तो सभी के बाह्य कोण निकाल लीजिए आप, सभी के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि बहुभुज है वो पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अपन इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने उठा लिया ये ऑप्शन, ठीक है,
तो इसका 1 से 15 प्लस x बराबर 1 से 80 करके देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 65। ठीक है, ये आ गया बाह्य कोण। अपन को पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360 बट्टे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण अपना कितना है 65। अगर इसमें इसको काटेंगे तो ये कुछ पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आने का मतलब ये है कि ये जो समबाहु जो इसमें पूर्ण नहीं है, यानी पूर्ण अंकों में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि 9/4 की घात x गुणा 8/27 x माइनस 1 बराबर 2/3। देखिए x का मान ज्ञात करना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो 9/4 है, देखिए यहाँ पे आपने 2/3 दे रखा है, तो इसको भी 2/3 में बनाएंगे। तो इसको अपन उल्टा कर दो तो 4/9 हो गया। 4/9 करने पर यहाँ पे हो जाएगा -x। इसी प्रकार से ये 8/27 तो पहले से ही है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, x माइनस 1 हो गया। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, गुणा ऐसे ही इसको लिख देंगे, ये क्या हो गया 2/3 का क्यूब। तो 2/3 का क्यूब हो गया, और 3 का इससे x माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 3x माइनस 3। ठीक है, बराबर में 2/3 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, 1 पावर हो जाएगा, क्योंकि पता है आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो -2x इसको आपस में जोड़ देंगे और इसको 1 के बराबर कर देंगे बाद में जो दिया हुआ है उसके। तो -2x प्लस 3x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ है, इसमें से अपन को निकालना है इसका मान CAO, यानी CAO ये मान निकालना है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, इसीलिए ये वाला कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 45 का। ठीक है, ये तो हो गया 45 का। अब देखिए कि ये कोण हो गया 45 का, ये वाला, ये 25 पहले से ही दिया है, ये 45 और 25 दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70। 70 कौन सा आ गया, ये टोटल। हाँ, ये टोटल आ गया 70 आ गया। सॉरी, देखिए रुकिए, ये 45 का हो जाएगा क्योंकि ये 90 का है और ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये भुजा बराबर होने पर ये और ये दोनों आपस में टोटल हो जाएंगे 45 के। ये 45 का ये हो गया। ये इस कोण को निकालेंगे अपन, इस वाले को जो CAB है, CAB को निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 110 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 110 आ जाएगा। 110 में से इस 45 को, इस छोटे वाले कोण को अपन घटा देंगे तो ये आ जाएगा 65। तो ये अपना जो CAO कोण है वो आ जाएगा 65। दोबारा से बता देता हूँ, देखिए क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो ये और ये आपस में हो जाएंगे 45। ठीक है, ये आपस में हो जाएंगे 45। अपन को पता है कि केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये हो जाएगा 45। ये 45 और इस 25 को जोड़ देंगे। ठीक है, 45 25 कितने हो गए 70। ठीक है, CAB, क्योंकि अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो CAB में अपन देखेंगे तो अपन देखेंगे कि अपन को C पता है और ये पता है CBA पता है। ठीक है, दोनों का योग 70 है। ठीक है, लेकिन जो CAB है उसका अपन देखेंगे तो 110 आ रहा है। ठीक है, CAB का मान 110 आ रहा है अपन को पता है, लेकिन OAB का मान भी अपन को पता है 45 है। तो 110 में से अगर 45 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए NCF 2005 हमारे देश की स्कूली गणितीय शिक्षा की प्रमुख समस्या के निदान हेतु क्या किया जा सकता है तथा क्या किया जाना चाहिए पर आधारित प्रस्तुत किया गया शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें शामिल नहीं है,
वो है वो अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ मूर्तता की नहीं अमूर्तता की बात की गई, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गणित में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का महत्व है। देखिए गणित में सामुदायिक का महत्व क्या है, तो नागरिकता शिक्षण तर्क भी है, सैद्धांतिक व्यवहारिक जीवन में प्रयोग सीखना भी है, गणितीय उपकरणों का अवकाश का सदुपयोग, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। गणितीय वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है, जॉन लॉक का है ये। अब देखिए गणित तार्किकता की विशेषता नहीं है, सरलता है, मौलिकता है, यथार्थता है, लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गणितीय भाषा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन देखिए गणित की भाषा स्थिर एवं समयबद्ध है, नहीं ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 116, गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य असत्य का चयन करना है। देखिए गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है, ये सही बात है कि गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है। प्रयोगशाला में भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण एक प्रकार का रसीन है, ये भी बात सही है। संकल्पना आधारित विषय के आधार कारण गणित कक्षा अध्ययन में विषय, ये भी सही है। गणित की विषय वस्तु क्रमबद्धता एवं सामंजस्य, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 117, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो देखिए गणित की पाठ्यपुस्तक मुख्यतः विश्लेषणात्मक विधि का ही प्रयोग किया, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 118 है, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है, तो प्रयोगात्मक परीक्षण पहला ही हो जाएगा, प्रयोगात्मक परीक्षण गुणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है पिछड़े बच्चों के लिए, सही है, हकलाने वालों के लिए, ये भी सही है, बहुमूल्य पुराने अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के लिए, तो ये भी सही है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने लचीली व अपनाई जाने वाली योग्य सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया है। तो एनसीएफ 2000 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मोदालियर आयोग 1952 या 53 ने, या एनसीएफ 2005 ने, तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005 ने। यही एनसीएफ 2005 ही कहता है कि जो शिक्षा है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन की ज़रूरत है उसमें, और उसको लचीले बनाए जाने की भी ज़रूरत है। इस प्रकार अपने मैथ के क्वेश्चंस पूरे होते हैं।